हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ है ऑनरी सुबेदा मेजर सुग्रीव महतो फ्रॉम दी 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस। और इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कैसा था उनका एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी में एज अ स्पेशल फोर्स ऑपरेटर, और जो लेसन्स उन्होंने सीखे हैं इंडियन आर्मी में, और उसके बाद उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सर, आप इस इंटरव्यू पे आए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो सब हमारे साथ शेयर करेंगे। Yeah. आकाश जी, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया। और जो भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, उनसे उन लोग जो हमसे सुनेंगे, वो मुझे लगता है कि अच्छा फॉलो करना चाहिए। तो धन्यवाद जी। जी सर, थैंक यू। सो मेरा पहला सवाल है कि आपने जब मिलिट्री या इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया तो तब आपका क्या मोटिवेशन था, और उससे पहले आपकी लाइफ कैसा हुआ करती थी? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि सबको पता है कि एक स्टूडेंट लाइफ होता है। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले आदमी एक स्टूडेंट होता है, जनरली, आमतौर पे। तो मैं भी एक स्टूडेंट था, बीए हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट होता था। और मेरे गांव में चूंकि एक आर्मी मैन थे जिनका बेटा मेरा क्लास फेलो था। और उस जो जब वो आते थे गांव में तो यूनिफॉर्म में आते थे। और उनको देख करके मैं इतना इंस्पायर हो जाता था कि काश मैं भी ये यूनिफॉर्म पहन पाता। तो धीरे धीरे मैंने उनसे लगाव बढ़ता गया और मैं उनसे कुछ पूछताछ करने लगा, तो बोलते थे कि ठीक है, अच्छा है, आपको हम मोटिवेट करेंगे। तो वहां से मेरा मोटिवेशन शुरू हुआ कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा, है ना। तब जाके मैं उसके हिसाब से, हम चूंकि गांव के रहने वाले, और गांव में एक नदी बहुत बड़ी है जहाँ पे रेत ही रेत है। और उसमें मैं मेहनत करता गया, दौड़ता गया, अपना फिजिकल फिटनेस, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी थी ही। और देन मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ था। ओके सर, तो आप बता सकते हैं कौन से साल की बात है और आपकी जो ट्रेनिंग थी वो प्रोसेस कैसा था? मैं 1988 में ना था। अब उस समय कॉल लेटर से ज्वाइनिंग होती थी। हमने फॉर्म भरा था, और फॉर्म भरने के बाद में 1 लाख एप्लीकेशन पड़े थे। उसमें से हमारे होम डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा बेतिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारा कॉल लेटर आया था और हम वहीं पे गए थे। 1 लाख में से हम लोग 29% सेलेक्ट हुए थे। 29 में से एक लड़का लास्ट में, वो भी रिजेक्ट हो गया, तो हम 28 लोग आए। उसमें से मैं ओवरऑल सेकंड बेस्ट कैंडिडेट था। जी सर। तो सर आपका जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो कैसा हुआ करता था, और कोई अगर आपका मेमोरेबल इंसिडेंट है उस टाइम से तो जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? एक बार रिक्रूटमेंट होने के बाद हम लोग आए थे। हमारा एक्चुअली पैरा रेजिमेंट उस समय सेंटर जो था आगरा में होता था। ओके। तो वहाँ पे आने के बाद में आपको, आप मिलिट्री मंत्रालय चला रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्रूट रेजिमेंट है और हमारे जो स्पेशल फोर्स है, इनकी नींव ही बहुत टफ है। हम्म। तो यहाँ पे आने के बाद में बाकी आर्मी से ज़्यादा ही टफ ट्रेनिंग हमारी होती है। तो आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू कर चुके हैं, उसमें आपको पता भी होगा। तो वहाँ पे 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम लोगों ने 18 मंथ का ट्रेनिंग किया था आगरा के अंदर। तो उसमें ओके। फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस, साइकोलॉजिकल, रिटेन, और बहुत सारे टेस्ट जो हैं होते हैं, है ना। अंडरस्टूड। तो सर ये कब डिसाइड होता है कि आप कौन से यूनिट को ज्वाइन करेंगे? जैसे 5 पैरा को आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आपका फिर से प्रोबेशन होता है, तो प्रोबेशन का कोई आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? जी जी जी। ये तो जब ट्रेनिंग होती है उसी टाइम में, और जब फाइनल स्टेज में आते हैं, उस समय लोगों का ये हो जाता है कि कौन बंदा कौन से यूनिट में जाएगा, एज पर डिपेंड ऑन यूनिट रिक्वायरमेंट, कि ओके। कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से। तो चूंकि हम लोग 6 आदमी वहाँ से पैरा में आए थे, और पैरा में आने का मेरा एक मोटिव भी था कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, बट किसी कारण से डॉक्यूमेंट्री लैकिंग की वजह से पटना से मैं रिजेक्ट हो गया था एयरफोर्स से, एग्जाम से। तो जब मेरी भर्ती हुई थी वहाँ पे, वो कर्नल बलदेव कृष्ण सेठी जो हमारे वहाँ पे भर्ती अफसर थे, हम्म। उन्होंने पूछा था कि पैरा में कौन जाएगा, वहाँ जंप भी करना पड़ता है जहाज से। जब जहाज का नाम सुना तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और मैं बोला पहले मैं हाथ उठाया कि मैं जाऊँगा। हम्म। तो मेरे साथ 5 लोग और आए। तो इतने 6 में से एक मैं अकेला जो इस लेवल पर पहुंच पाया, बाकी 5 लोग चले गए थे बीच बीच में से छोड़ के। तो यहाँ पे
जो हमारा यूनिट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी सिलेक्शन होती कि हम किस पलटन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और चूंकि मैं भाईपेरा में आया था, यहाँ भी हमारा 3 महीने का प्रोविजन था। ओके। प्रोबेशन पीरियड में चूंकि मैं शुरू से ही स्पोर्ट्समैन रहा, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में भी बहुत सारे गेम करता था। वहां पर आने के बाद में 1 हफ्ता हमारा प्रोविजन चला, तब तक हमारा इंटरव्यू हुआ बास्केटबॉल ग्राउंड में, जो हमारे 2IC होते थे उनके थ्रू। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया बास्केटबॉल टीम के लिए, और वहीं से मेरा प्रोफेशन जो है स्टॉप हो गया, और बास्केटबॉल टीम का मैं मेंबर बन गया। बाद में बीच बीच में जो मैं टेस्ट होते थे हमारे टोली में, उसमें मैं जाता था और पार्टिसिपेट करता था, और टेस्ट भी पास करता था अच्छा से। ओके। ओके सर। तो सर आपने जब पहली बार पैरा जंप किया था एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उसके बाद आपने फिर सब्सिक्वेंटली और भी जंप्स किए थे, तो कैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बदला एक्सपीरियंस के साथ? क्योंकि हमारी 1990 में, 1990 में जब हम यूनिट में आए थे, प्रोविजन के बाद में हमारा अगस्त सितंबर का महीना रहा होगा, तब हम पीटीएस एयरफोर्स आगरा में गए। वहाँ पे हमारा 1 महीने का चलता है ट्रेनिंग पैराट्रूपर बनने के लिए। वहाँ पे हमारा एक 36 फीट हाइट से एक फाइनल टेस्ट होता है। वहाँ पे हमारे जो उस्ताद थे, मेरा मतलब उत्साह दे करके सबसे आगे मेरे को रखते थे। तो आप पहले जंप करेंगे? यस सर मैं करूंगा। तो वहां पे भी मैं करता था। और अभी तक जनरली मैं सबसे आगे अपने स्टिक में, जंप में सबसे आगे ही मैं रहता हूँ, और आंख खोल के देखता रहता हूँ नीचे की नज़ारे, और फिर जंप करके मैं आया हूँ। इवन जब 16 में निकला था, तो भी मैं लास्ट में जंप करके आया था, 2 जंप। तो लगभग मेरे तीन 250 या 300 के करीब मेरे जंप होंगे, नाइस। स्टैटिक लाइंस और D5 से। नहीं सर। तो सर जब आप प्रोबेशन में थे फाइव पैरा के, तो आप अगर बता सकते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आप ढूंढ रहे हैं उन लोगों में जिनको आप सेलेक्ट करते हैं प्रोबेशन में? ऐसा क्या ढूंढते हैं आप उनमें? जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कुछ एक चीजें होती है जो आम होती है, और कुछ खास होती हैं। तो हमारे स्पेशल फोर्स के अंदर, खास करके हमारे फाइव में, वो बातें जो देखते हैं जो कि हमारे सोल्जर के अंदर होना चाहिए, लाइक कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर किसी लायक नहीं है आदमी। ओबेडिएंट, यानी अगर सीनियर कुछ बात बोले, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आर्मी के अंदर तो बार्गेनिंग होती नहीं है। एक बार ऑर्डर दिया तो दिया, ठीक है। देन बोलते हैं ना, मेंटली टफ। अगर मेंटली टफ नहीं है, तो वो आदमी फिर ऑपरेशनली ठीक है। और मार्क्समैन, निशानेबाजी, तो वो सारे टेस्ट जब हमारा प्रोविजन होता है, उसमें सारे देखे जाते हैं, ठीक है। एंड अलर्टनेस, कभी भी आदमी कहीं भी है, उसके अंदर अलर्टनेस होना बहुत जरूरी है। अलर्ट नहीं है तो फिर सोते रह जाएगा, और आपको मालूम है कुछ। एक आता है नेशनलिटी, नेशन हम्म। फर्स्ट, यानी कि आदमी पहले अपने देश के ऊपर मरने के लिए तैयार हो, तब जाके वो हम्म। आर्मी मैन बन सकता है। और ये मैं सभी आने वाले बिकमिंग जो हमारे यंग जनरेशन है उनको बोलूंगा कि नेशन फर्स्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये चीजें देखा जाता है। देन डिसिप्लिन मेन, कि कुछ भी है तो एक अनुशासित बंदा होना चाहिए। हमारा जो सोल्जर होता है, एक अनुशासित बंदा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाती है, और हमारे सिलेक्शन उसी के आधार पर होता है। अंडरस्टूड सर। तो सर जब आप नए ज्वाइन किए थे फाइव पैरा में, तो पहली बार जब आप गए थे ऑपरेशन में, तब आपका क्या माइंडसेट था? जब आपने पहली बार ऐसे गोलियां चलते हुए देखा, पहली बार आपने कोई ऑपरेशन किया, तो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जैसा कि हमें सिखाया गया था, और मैं शुरू से ही भी हम ऑपरेशन के लिए निकले, तो हमेशा हमारे दिमाग में ये लगना चाहिए कि हमारे सामने से गोलियां चलने वाली हैं। अब कांटेक्ट होगा, अब कांटेक्ट होगा, अब कांटेक्ट होगा। ये दिमाग में जब तक नहीं रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये हम फर्स्ट इंसिडेंट बोलेंगे, हम जब मैं नागालैंड में था। नागालैंड में जो हमारे इंसर्जेंट थे, उनके साथ हम लोगों का आमना सामना हुआ था, मेरी टोली का। तो उसमें हमने एक लाइव इंसर्जेंट पकड़ा भी था, और ला करके उससे बहुत सारे सुराग भी लिए थे हमने, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये रहता है कि बस अगर एक बार हम जब घर छोड़ दिए, आर्मी में आ गए, तो हमें घर की चिंता नहीं है। और जब खासकर ऑपरेशन में जाते हैं, तो हमारा
सब कुछ पीछे छोड़ना है, उसको याद ही नहीं करना होता है, क्योंकि जो सामने है वही हमारा टास्क है और वही ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने क्लियर करना, उसको विजय करना होता है। जी सर, समझ गया। तो सर आपका फेवरेट वेपन क्या हुआ करता था जब आप किसी भी ऑपरेशन में जाते थे? मेरा एक तो AK-47 होता था और पिस्टल होता था ग्लॉक मेरा, हम्म। क्योंकि इन पे मेरा बहुत भरोसा होता था, क्योंकि जो राइफल हमारा AK-47 होता था लगभग 400 मीटर तक आराम से मार सकते हैं और बहुत ही अच्छा सटीक निशाना होता था। और मैं शुरू से ही मार्क्समैन रहा हूँ। वैसे मैं बहुत सारे वेपन फायर किया, लेकिन जो हमारा AK-47 रहा और ग्लॉक पिस्टल था ना, मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का, तो उसके बाद में हम लोगों ने टारगेट बनाया था। एक आदमी पकड़ के रखता है तो उसके हेड शूट करना होता है, तो ओके। पिस्टल से स्टैंडिंग में मैं हेड शूट बहुत करता था। आज भी अगर कोई बोले तो मैं हेड शूट कर। तो सर आप मेरे को ये बताइए, आप फिर 23 पैरा को भी आपने ज्वाइन किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कि आपको फिर से प्रोबेशन करना पड़ा या फिर आप वापस सिर्फ ट्रेनिंग देने गए थे? तो क्या एक्सपीरियंस है 23 कंपेयर टू 5 पैरा के साथ? 23 में जाने से पहले मैं पार्ट ऑफ NSG होता था। ओके। NSG स्पेशल फोर्स कमांडो का मैं पार्ट होता था। जब वहां से मैं आया अपने यूनिट के लिए, तो मुझे बताया गया कि एक नई पलटन रेज हुई है 23, और जिसमें अपने पैरा रेजिमेंट से कुछ अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करके और वहाँ पे भेजे गए हैं। तो आपकी डिमांड है, आप कोर्स क्वालिफाइड हैं और NSG क्वालिफाइड हैं, तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। मुझे मूवमेंट ऑर्डर मिला और मैं वहाँ पहुँच गया था। तो चूंकि हम एज ए इंस्ट्रक्टर गए थे, तो हमारा कोई प्रोविजन वहाँ नहीं होता। हम्म। हम लोग खुद उनको ट्रेनिंग देने गए थे, तो हमने उनको ट्रेनिंग भी दिया और 2 कंपनी में मैंने एज ए सीनियर जिसको कमांड भी किया वहाँ पे। और बहुत नाइस। ही सराहनीय काम मेरा 23 पैरा में रहा। हमारे सीओ साहब ने भी और हमारे कंपनी कमांडर भी बहुत भरोसा करते थे मेरे ऊपर। अंडरस्टूड। इंडिपेंडेंट में कंपनी चलाता था अंडरस्टूड सर। और तो अच्छे काम करता था वहाँ पे। जी सर। तो सर आपने बताया कि आपने एनएसजी भी ज्वाइन किया था, तो एनएसजी का भी अपना ही प्रोबेशन होता है। तो उस प्रोबेशन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था और वहां पे क्या नया टेस्ट किया जाता है आपका? हाँ, ये बात आपने सही पूछा कि NSG जो होता है हमारा पूरे आर्मी का एक निचोड़ है, सिलेक्शन है वहाँ पे। हम आर्मी पैरा से भी जाते हैं, बाकी अदर आर्मी से भी लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनका एक अलग ही स्टैंडर्ड है वहाँ पे। जब मैं गया था तो उस समय मेरी एज जो थी 40 रनिंग थी, 40 ईयर्स रनिंग थी। मैं एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर था और मेरी उम्र थी उस समय 40 रनिंग। तो मुझे बहुत टफ पड़ा था वो। क्यों बोले तो हमारा एक फिजिकल फिटनेस का स्लैब होता है, 30, अंडर 30, 32, 40, 40 एंड अबव। तो मैं एकदम बॉर्डर पे था, यानी कि अब लगा लीजिए 30 और 40 के बीच में 10 ईयर्स का गैप है। अगर मुझे 1 महीना बाद में जाता तो मुझे 3 मिनट और फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम मिलता। बट आर्मी ने आदेश दिया, मुझे जाना पड़ा। और मुझे लगन थी स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए, कमांडो NSG कमांडो ज्वाइन करने की। वहां जाने तो कभी ना भूलने वाला वो समय है, समय रहा है। तो उस समय मेरी जो वजन थी, जब मैं गया था NSG में, तो मेरा 85 kg वेट था। और जब मैंने ट्रेनिंग प्रोविजन मेरा फिनिश हुआ तो मेरा वेट हो गया 65 kg। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं अपने आप को कितना फिट किया वहाँ। और फिर वहाँ पे वो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद NSG के आप ऑब्स्टिकल देखें, तो ऑब्स्टिकल देखते ही लोगों के दिमाग घूमने शुरू हो जाते हैं। 26 ऑब्स्टिकल है वहाँ पे और उसके टाइमिंग होते हैं। तो ये भी जो हमारे फिजिकल फिटनेस होते हैं, मेंटली होते हैं, जो साइकोलॉजिकल होते हैं, वो सारे तो किए ही किए, लेकिन वो ऑब्स्टिकल देख करके लोग घबरा जाते हैं। बट वहां पर मैंने अपने आप को प्रूफ किया और वहां पे पूरे 3 साल 2 महीना तक लगभग मैं जॉब किया और अच्छे रिकॉर्ड बना के आए हमने वहां पे। नहीं सर। और साथ में वहां पे मैंने अ, हवाई जहाज में भी हम लोगों ने ड्यूटियां करी, तो मैं उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, वहां भी मैंने आउटस्टैंडिंग वर्क करके आया। नहीं सर। तो सर अगर आप ये बताएंगे एनएसजी के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या काम वहाँ पे होता था? मैं जिस ग्रुप में होता था वो SAG के नाम से होता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप।
तो 51 जो हमारा एसएजी है वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है। टेररिज्म के खिलाफ में हम लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। लाइक जैसे आप लोगों ने अक्षरधाम का नाम सुना होगा, गुजरात वाला जब हुआ था, तो हमारे जाने से पहले वो हो चुका था। उसी बेस पर कि हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं भी अगर कुछ हुआ तो हम टेररिज्म के खिलाफ में हम एक्शन कर सकें। तो हम लगभग लगभग इंडिया के बड़े बड़े शहरों में हम लोगों ने ट्रेनिंग करी इसके ध्यान में रखते हुए। लाइक दिल्ली तो है ही है, फिर कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इन सब जगहों में बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटियां हैं वहाँ पे जा जा करके हम लोग ट्रेनिंग करें। तो मैक्सिमम वहाँ ट्रेनिंग ही चलती है, क्योंकि ऑपरेशन तो बहुत कम ही होते हैं। ऑपरेशन जब होता है तो आपको पता ही हो ही जाता है, जी सर। तब तक ट्रेनिंग चलती रहती है। जी जी। सर, समझ गए सर। क्योंकि आप पैराशूट रेजिमेंट से हैं, एसएफ से हैं, तो सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है स्पेशल फोर्सेस में और एनएसजी में, तो आपका कोई मेमोरेबल इंसिडेंट है जो आप शेयर करना पसंद करेंगे ऑडियंस के साथ, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक कुछ खास है जिसको मैं बताऊंगा। जब मैं एनएसजी में होता था तो 2011 में आप लोगों को याद होगा कि हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच हुआ था। जी जी सर। उस समय जब हमारी कुल कैप्टन मिस्टर धोनी जी ने, उनके कमांड में टीम ने मैच भी जीता था, तो वो एक हमारा मेमोरी रहेगा कि हमने उसका जो सेमीफाइनल था मोहाली चंडीगढ़ में, उसको भी प्रोटेक्शन दे करके कराया था। हमारी एनएसजी की टीम थी जिसमें मैं शामिल था खुद ही। और धोनी जी के साथ में हमारी कई फोटोएं भी हैं। आज भी बेंगलोर में कई बार आए हैं तो हमसे मिले हैं और वो हमको पहचान भी गए थे। और अगेन जब हम वानखेड़े स्टेडियम में गए थे मुंबई, वहां पर भी हम लोग साथ में थे। तो वो एक हमारे को कभी भी रहेगा मेमोरी कि अगर एनएसजी में जाने का मौका मिलता है, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन में, लेकिन ये भी एक ऑपरेशन ही है। अगर सक्सेसफुल काम हो जाए तो उसको भी बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, कि अगर हमारी देश की इंसल्ट ही ना हो। हम्म। तो ये एक मेरा मेमोरी रहेगा, और लोगों को बताऊंगा कि अगर ऐसे जगहों में नौकरी करते हैं तो इस तरह की चांसेस मिलते हैं। हम्म। जी सर। तो सर, अगर आप बता सकते हैं आपको जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है इंडियन आर्मी में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 3 ऐसे लाइफ लेसन जो आपने सीखे हैं, जो आज भी आप याद करते हैं, तो वो कौन से लाइफ लेसन होंगे? अभी लाइफ लेसन्स की जो बात है हमारी, जैसे क्या बोलते हैं, कभी भी आर्मी में आप जाएं, जो भी जाएं, उनको कुछ एक पॉइंट से जो याद रखना होता है। लाइक ईमानदारी, ऑनेस्टी, वफादारी। ठीक है। तो ये दो दो पॉइंट मैं बोलूंगा कि जब भी आप काम करें तो ईमानदारी से काम करें, वफादारी से काम करें, लगनशीलता रखें। ये चीजें मैंने लाइफ में देखा कि आर्मी सही तरीके से हमने एक्सेप्ट किया, तो हम जब आर्मी छोड़ते हैं तो बाहर आने के बाद में वो बहुत अच्छा काम, आर्मी के सीखे हुए बातों से लाइफ जी रहा हूँ। मेरा सेकेंड इनिंग भी हो गया, बहुत अच्छे पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ पे बेंगलोर में। तो आप कहेंगे कि हाँ, वो ईमानदारी और वफादारी की वजह से। और जी जब सर। भी समय मिलता है तो वहाँ पे अपने क्या बोलते हैं, लाइफ को चेंज करते रहना चाहिए। जी सर। तो सर, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स जो है वो इस वीडियो को देखेंगे, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन सब के लिए जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ, अच्छी बात बोला आपने। जो भी ऑडियंस हैं, जो भी यंग जनरेशन हमारे हैं, वो अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि नेशन फर्स्ट उनका मोटो होना चाहिए। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, वफादारी बहुत जरूरी चीज है, फिजिकल फिटनेस, अलर्टनेस, ये सारी चीजें हैं। और जो भी हमारा सीनियर बोलता है आर्मी के अंदर, वो पक्का जो है उसको फॉलो करना चाहिए। यही सारी बातें अगर दिमाग में रखेंगे तो वो बहुत अच्छी नौकरी कर पाएंगे और बहुत अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। यही चीज है, मैं उनको सबको बोलूंगा जो मैं करके आया हूँ, मैं वही इन लोगों को भी डुप्लीकेट करूंगा। जी सर। सर, थैंक यू सर, आपने अपना जो टाइम है यहाँ पे स्पेंड किया अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। आई होप जो लॉट काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको सुनेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएंगे आपसे।
थैंक यू सर। जय हिंद। जी, धन्यवाद। जय हिंद।